हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अभिव्यंजनावाद यानी एक्सप्रेशनिज्म। अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? जर्मनी के अंदर हुआ था और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1905 से 1925 तक माना जाता है। अभिव्यंजनावाद क्या है? अभिव्यंजनावाद वो वाद है, उसका जो उद्देश्य था वो यह था कि कला में जब हम बाह्य रूप की उपेक्षा करके विषय वस्तु के प्रति अपनी निजी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, किसको? वस्तु की बाह्य रूप को हटाकर उस विषय वस्तु के प्रति अपनी निजी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, तो वह कहलाता है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का उत्थान हमने पढ़ा जर्मनी के अंदर हुआ और अभिव्यंजनावाद का जो हम कंपेयर कर सकते हैं वो गॉथिक कला जो थी उसकी गूढ़ भावनाओं से हम कर सकते हैं। इसके अंदर कला का मानवीय शरीर और वस्तु के नैसर्गिक रूप को अपनी भावनाओं के अनुकूल विकृत एवं ऐंठनदार चित्रित करना था। देखिए, अभिव्यंजनावादी जो हम कलाकार पढ़ेंगे, आगे आर्टिस्ट पढ़ेंगे, बेसिकली वो सब फ्रस्ट्रेटेड थे। क्यों फ्रस्ट्रेटेड थे? क्योंकि देश स्थिति की और उनकी खुद की पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके कारण उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन था और उस फ्रस्ट्रेशन को वो कला के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहते थे और उन्होंने अभिव्यक्त किया। तो उन्होंने क्या किया कि जो मानवीय शरीर था, जो बॉडी थी, उसको एक्चुअल बॉडी के रूप में नहीं बनाया और जो नैसर्गिक प्रकृति के जो रूप थे उनको एज इट इज़ प्रकृति में भी के रूप में भी ना बनाकर उनको ऐंठनदार और थोड़ा विकृत दिया। क्यों? क्योंकि जैसे आप मानिए कि आपको किसी पे गुस्सा है आप और आपको कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन निकालना है, किसी का पोर्ट्रेट बनाना है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो आप उसका सुंदर पोर्ट्रेट नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं उसके हाथ पैर या कोई ना कुछ बॉडी का जो पार्ट है उसको आड़ा टेढ़ा बना के अभिव्यक्ति करेंगे। तो इन कलाकारों ने अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए आकृतियों को, जो नैसर्गिक आकार थे, उनको ऐंठनदार और विकृत चित्रित किया। इनके अंकन पद्धति के आधार कौशल, अध्ययन और नियंत्रण न होकर सहज पद्धति से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना था। ऐसे ही रंग संगति जो इन्होंने यूज़ की, कलर स्कीम जो की, वो भी कोई अट्रैक्टिव नहीं थी और अट्रैक्शन लाने का इनका कोई विचार भी नहीं था। इन्होंने केवल भावनाओं के पोषक गहरे और विरोधी रंगों का इन्होंने प्रयोग किया। डार्क कलर्स और एंटी कलर्स को इन्होंने यूज़ किया क्योंकि इनका मेन उद्देश्य कोई कलर स्कीम को स्थापित करना नहीं था, कोई कलर के द्वारा चित्रों में आकर्षण पैदा करना भी इनका उद्देश्य नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि अभिव्यंजनावाद जो है वो आत्मनिष्ठ शैली थी, यानी अपने आप की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक उद्देश्य था और इसका जो प्रेरणा स्रोत था वह कलाकार का अहम था। अहम का मतलब ये नहीं था कि वो बहुत घमंडी था। एक्चुअली में उस समय फ्रांस व जर्मनी के सामने बहुत समस्याएं थी, ठीक है। बढ़ता औद्योगिकरण था और युद्ध की कुछ आकांक्षाएं थी, कुछ बढ़ रहा था कि भाई, तो इस सब मनोविकार से लोग ग्रसित थे, परेशान थे। तो उस परेशानी के कारण उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बैठी हुई थी जिसको वो बाहर अभिव्यक्त करना चाहते थे। तो औद्योगिकरण और युद्ध की आकांक्षाओं से आकार ग्रसित मनोवृत्ति को उत्पन्न होना नेचुरल है, स्वाभाविक था और विचारकों में ऐसी स्थितियों के प्रति घृणा पैदा हुई। मतलब उन आर्टिस्टों को, उन लोगों में बड़े न्यायवादी या न्यायनिष्ठ जो लोग थे उनके प्रति घृणा पैदा हुई और अंदर ही अंदर अपने कुछ फ्रस्ट्रेशन हुआ और वो कुछ गूढ़ अनुभूतियाँ थी जिनको उन्होंने चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। जर्मन कलाकारों ने मानव के आंतरिक जीवन को प्रकाशित करने के उद्देश्य से प्रतीकात्मक रूप में भावनाओं की नई सृष्टि का निर्माण किया और इसका एक और प्रबल कारण था कि 19वीं सदी में जर्मन समाज के न्यायनिष्ठ शास्त्र परिपालन
और कठोर नियमों के विरुद्ध में व्यक्ति का अपनी स्वतंत्रता के प्रति एक आंदोलन था। जर्मनी के वॉकालिन फायर, ब्राक, निकलर और मार्टिस जैसे कलाकारों ने पलायनवादी रोमांसवाद को अपना लिया था, लेकिन इसके विपरीत होल्डर और मुंक जैसे चित्रकारों ने साधारण मानव के हताश जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया। और इस अभिव्यंजनावाद के अंदर एक दार्शनिक थे आर्गी बर्गोस, उनकी पुस्तक सृजनशील क्रांति का भी बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा था, बरसों ने सहज ज्ञान पे अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि जब हम बाह्य बंधनों से मुक्त होकर कार्य करते हैं तब असली सृजन होता है।